तो चलिए छत्तीसगढ़ को समझने की एक कोशिश करते हैं, बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट। सिर्फ वो बातें जो सबसे ज्यादा जरूरी हैं, चाहे कोई परीक्षा की तैयारी कर रहा हो या बस अपनी जानकारी बढ़ाना चाहता हो। हमारा ये सफ़र 4 हिस्सों में बटा होगा। सबसे पहले हम इसकी ज़मीन और नदियों को समझेंगे, फिर इसके इतिहास की गहराइयों में उतरेंगे, इसके बाद यहाँ के लोगों की रंग-बिरंगी संस्कृति को महसूस करेंगे और आखिर में आज के छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी और गवर्नेंस पर एक नज़र डालेंगे। तो शुरुआत करते हैं इसकी ज़मीन से, इसकी ज्योग्राफी से, क्योंकि किसी भी जगह की कहानी असल में वहीं से शुरू होती है। सबसे पहले इस एक नंबर पर गौर कीजिए, 44%। मतलब सोचिए जरा, छत्तीसगढ़ का लगभग आधा हिस्सा घने जंगलों से ढका हुआ है। ये सिर्फ एक आंकड़ा नहीं है, ये इस राज्य की पहचान है, इसकी आत्मा है। चलिए कुछ मुख्य बातों पर फटाफट नजर डालते हैं। छत्तीसगढ़ 1 नवंबर 2000 को भारत का 26वां राज्य बना। इसे प्यार से धान का कटोरा भी कहते हैं। लेकिन एक नाम है जो जरूर याद रखना चाहिए, खास तौर पर एग्जाम्स के लिए, दक्षिण कोसल। ये नाम अक्सर पूछ लिया जाता है। अब छत्तीसगढ़ की ज्योग्राफी को समझने के लिए इसे 3 हिस्सों में बांटकर देखते हैं। सबसे ऊपर यानी नॉर्थ में है सरगुजा की पहाड़ियां, जहां साल के जंगल हैं और जमीन के नीचे कोयले का खजाना। बीच में है महानदी का मैदान, जहां सबसे ज्यादा धान होता है और आबादी भी सबसे घनी है। और फिर आता है साउथ का बस्तर प्लेटो, अपने घने जंगलों और खनिजों के लिए मशहूर। नदियां तो किसी भी जगह की लाइफलाइन होती हैं, है ना? छत्तीसगढ़ में भी 3 मेन रिवर सिस्टम्स हैं। सबसे अहम है महानदी, जो राज्य के बड़े हिस्से को सींचती है। फिर दक्षिण में गोदावरी सिस्टम है, जिसे इंद्रावती नदी से पानी मिलता है। और राजनांदगांव के इलाके में नर्मदा का भी एक छोटा सा बेसिन है। अब ये जो स्लाइड पे लिखा है, इसे जरूर नोट कर लीजिए, खासकर अगर कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है। गंगरेल डैम रायपुर डिवीजन की जिंदगी है। महानदी पर बना ये डैम इतना जरूरी है कि ये सवाल बार बार घूम फिर कर आता है। ये चार्ट अपने आप में एक पूरी कहानी बताता है कि छत्तीसगढ़ देश के लिए कितना जरूरी है। सोचिए, देश का 35% टिन और 30% कोयला यहीं से आता है। ये आंकड़े दिखाते हैं कि राज्य में आर्थिक शक्ति कितनी जबरदस्त है। चलिए अब जरा टाइम में पीछे चलते हैं और छत्तीसगढ़ के इतिहास की परतों को खोलते हैं। एक ऐसी कहानी जिसने आज के छत्तीसगढ़ को आकार दिया है। इस इलाके का इतिहास बहुत गहरा है। पुराने जमाने में सिरपुर एक बहुत बड़ी सभ्यता का केंद्र था। पांडुवंशी राजाओं के राज में ये बौद्ध और हिंदू धर्म का एक बड़ा सेंटर बना, जिसके निशान आज भी हमें उस दौर की याद दिलाते हैं। लेकिन छत्तीसगढ़ का इतिहास सिर्फ राजा महाराजाओं का नहीं है। इसमें विद्रोह और संघर्ष की भी एक मजबूत धारा बहती है। 1825 के भोपालपट्टनम विद्रोह से लेकर 1910 के मशहूर बस्तर भूमि आंदोलन तक, जिसका नेतृत्व गुंडा धुर ने किया था, हर एक विद्रोह अपनी जमीन और संस्कृति को बचाने की एक ताकतवर कहानी है। और इन विद्रोहों में एक नाम सबसे ऊपर और सबसे अलग चमकता है, वीर नारायण सिंह। 1857 के सोनाखान विद्रोह के हीरो, जिन्हें आज भी बड़े सम्मान से छत्तीसगढ़ का अमर शहीद कहा जाता है। उन्होंने अकाल के समय अपने लोगों का पेट भरने के लिए आवाज उठाई थी, और उनका बलिदान आज भी लोगों को प्रेरणा देता है। तो इतिहास से निकलकर अब आते हैं छत्तीसगढ़ के दिल में, इसकी रूह में, यानी यहाँ के लोग और उनकी कमाल की संस्कृति। छत्तीसगढ़ को भारत का एक प्रमुख आदिवासी राज्य माना जाता है और इसकी असली पहचान इसकी जनजातियों से ही है। गोंड, बैगा, उरांव, हल्बा जैसी प्रमुख जनजातियां तो हैं ही, साथ ही कमार और बिरहोर जैसे विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह यानी पीवीटीजीज भी हैं। ये इस इलाके की सांस्कृतिक गहराई को दिखाता है। अब एक बहुत ही खास और यूनिक कल्चरल सिस्टम की बात करते हैं, घोटुल। ये मुरिया जनजाति का एक यूथ डॉर्मिटरी है, पर ये उससे कहीं ज्यादा है। ये एक ऐसा सेंटर है जहां युवा अपने समाज के तौर तरीके, परंपराएं और कला सीखते हैं। ये इतना अलग है कि इसे समझना अपने आप में एक दिलचस्प अनुभव है। छत्तीसगढ़ की कल्चर की धड़कन सुननी हो तो इसके लोक नृत्यों में सुनाई देती है। राउत नाचा का जोश, सैला का ग्रेस, पंथी की भक्ति और कर्मा का उत्सव। ये सिर्फ डांस नहीं है, ये इस राज्य की आत्मा की अभिव्यक्ति हैं। और जहाँ नाच गाना हो वहाँ त्योहार तो होंगे ही। यहाँ के फेस्टिवल्स भी बिल्कुल जमीन से जुड़े हुए हैं।
हरेली, जब किसान अपने औजारों की पूजा करते हैं, से लेकर छेरछेरा तक, जो फसल कटने के बाद मनाया जाता है, हर त्योहार खेती और प्रकृति के साथ गहरे रिश्ते का जश्न है। अब तक हमने जो देखा, उसके बाद चलिए आज के छत्तीसगढ़ को समझते हैं। इसकी इकोनॉमी और इसका एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करता है। ये हैं पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के कुछ जरूरी आंकड़े। छत्तीसगढ़ विधानसभा यानी असेंबली में 90 सीटें हैं। नेशनल लेवल पर देखें तो लोकसभा में 11 और राज्यसभा में 5 सदस्य यहां से जाते हैं, जो देश की पॉलिसी बनाने में अपनी भूमिका निभाते हैं। छत्तीसगढ़ की इकोनॉमी आप समझ लीजिए कि 2 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। एक तरफ है खेती किसानी, जो 76% ग्रामीण अर्थव्यवस्था का आधार है और इसी वजह से इसे चावल का कटोरा कहते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ है इसकी इंडस्ट्रियल ताकत, जिसमें भिलाई स्टील प्लांट और बाल्को जैसे पावर हाउस शामिल हैं। ये स्लाइड बताती है कि सरकार का फोकस कहाँ है, फ्यूचर को लेकर क्या सोचा जा रहा है। एक तरफ गोधन न्याय योजना है, जो ऑर्गेनिक खेती को बढ़ावा देकर गांवों की इकोनॉमी को मजबूत कर रही है। वहीं दूसरी तरफ स्वामी आत्मानंद स्कूल हैं, जो इंग्लिश मीडियम में अच्छी सरकारी शिक्षा देकर अगली पीढ़ी को तैयार करने पर फोकस कर रहे हैं। मतलब ग्रामीण विकास और मानव संसाधन दोनों पर बराबर ध्यान है। तो हमने छत्तीसगढ़ की जमीन, इसके इतिहास की गूंज, इसकी संस्कृति के रंग और इसकी अर्थव्यवस्था की ताकत को देखा। यहाँ संसाधन भी है और एक गहरी विरासत भी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अब ये उठता है कि भविष्य में वो कौन सी चुनौती या कौन सा अवसर होगा जो छत्तीसगढ़ के विकास की अगली कहानी लिखेगा। इस पर सोचना वाकई दिलचस्प होगा।